नमस्कार दोस्तों, सभी का फिजिक्स बाई एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रोपोल, ऑक्टोपोल की अवधारणा। इससे पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो किसी भी आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है, फाई इक्वल टू के पी नोट अपॉन आर प्लस के पी वन अपॉन आर स्क्र प्लस के पी टू अपॉन आर क्यूब प्लस के पी थ्री अपॉन आर फोर प्लस सो ऑन। इस प्रकार से चलता रहता है। किसी भी आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है आपकी, यानी विद्युत विभव का जो फॉर्मूला आता है आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो ये फॉर्मूला आता है। अब इन संबंधों में ये जो संबंध है, इस संबंध में जो यहाँ पर जो पी नोट जो आया है वो क्या चीज़ है, पी नोट है रो डी वी। क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। रो डी वी आपका अगर आप क्या लिखें, समाकलन के रूप में लिखें तो ये सिग्मा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिसकंटिन्यूस है तो आप सिग्मा क्यू आई इसको लिख सकते हैं, जिसको हम मोनोपोल कहेंगे। इसी प्रकार P1 है, P1 को आप लिखेंगे रो डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी एंड आर कोस थीटा। क्या है, रो डी वी एंड आर कोस थीटा। अब जो आपका डायग्राम था उस पर अगर नज़र डालें हल्की सी, तो आपके पास जो डायग्राम था पूर्व के वीडियो में वो ये था आर आपका ये था और थीटा आपका ये था। अब अगर इस आर वेक्टर का इस दिशा में यानी जेड डायरेक्शन में घटक देखें तो वो आर कोस थीटा होगा, यानी जो जेड कोऑर्डिनेट होगा, जेड जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा की जगह अगर जेड लिख दें तो रो डी वी वही क्यू, अगर आपका डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा क्यू आई एंड जेड आई। क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा क्यू आई एंड जेड आई डाइपोल। इसी प्रकार P2 का जो मान है वो है रो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आर स्क्वायर डी वी बाई 2 इंटीग्रेशन में। तो ये क्वाड्रोपोल है, ये क्या चीज़ है, क्वाड्रोपोल आपका है। इसी प्रकार P3 अगर आप आगे कैलकुलेट करेंगे, पीछे वाले डेरिवेशन में हमने नहीं किया, अगर आप करेंगे तो ये आएगा रो 5 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा डी वी बाई 2। यहाँ पे सॉरी मैं एक चीज़ लगाना भूल गया, आर क्यूब लगाना भूल गया। यहाँ पे आर क्यूब आपके पास हो रहेगा, क्योंकि ये लगातार चलता जाएगा आपके पास। यहाँ पे आर की पावर 0, यहाँ आर की पावर 1, यहाँ आर की पावर 2, तो यहाँ आर की पावर क्या आएगी 3, सॉरी आर की पावर 3। ठीक है, तो ये आएगा। इसको अगर आप लिखें किस फॉर्म में, उस वाले डिसकंटिन्यूस फॉर्म में लिखें तो रो डी वी तो आपके क्यू आई आ जाएगा, और ये आर क्यूब अगर अंदर भेजें तो ये आएगा 5 आर आई सॉरी जेड आई क्यूब और माइनस क्या बनेगा ये 3 आर आई स्क्वेयर और ये जेड आई बाई 2 बन जाएगा ये। ठीक है, ये बार अब इन प्रत्येक जो आपके पास टर्म है, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रोपोल, ऑक्टोपोल, इन टर्म्स के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं, कब आपको न्यूमेरिकल में ये काम में लेना है और कब नहीं लेना है। ध्यान रखें, ये जो कंसेप्ट है मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रोपोल, ऑक्टोपोल, ये आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है। ये आपके फिजिक्स में नेट जैसे एग्जाम में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये प्रश्न आता भी है कि आपको एक आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो कहेगा कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे P3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर आपका रिजल्ट आएगा। अब वो कैसे करना है आपको, तो देखिए विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है यहाँ पे वो देखते हैं। देखो यहाँ पर पहली कंडीशन ये बनती है कि आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये मैंने कोई एक सिस्टम लिया, ये कोई सिस्टम लिया, उस सिस्टम में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है आर्बिट्रेरी है, और इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज है उसका मान क्या है, प्लस क्यू है, यानी टोटल चार्ज है। यहाँ पर अगर टोटल चार्ज है तो अत्यधिक अधिक दूरियों पे, यानी ओरिजिन से अधिक दूरी पे अगर पॉइंट P है
तो जो उच्च घात के पद हैं यानी आर स्क्वेयर वाला, आर क्यू वाला, आर 4 वाला, उन पदों को क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, यानी वो पद नगण्य हो जाएंगे। तो कौन सा पद प्रभावी रह जाएगा, प्रथम पद आपका प्रभावी रहेगा। तो जो पोटेंशियल का मान आएगा वो केवल क्या आएगा, 5 kp0 अपॉन आर। अर्थात जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाए उस न्यूमेरिकल में ये देखा जाएगा कि उसमें टोटल चार्ज कितना है। अगर टोटल चार्ज 0 नहीं है तो उसमें प्रथम पद ही प्रभावी रहेगा। और इस प्रकार के आवेश वितरण में अत्यधिक दूरियों के लिए ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये मोनोपोल की भांति व्यवहार करेगा, यानी इसका जो बिहेवियर होगा वो किसकी भांति होगा, मोनोपोल की भांति होगा। और जो फाई कैलकुलेट करेंगे यानी पोटेंशियल जो कैलकुलेट करेंगे वो इस फॉर्मूले, आपको जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल में जो मिलेगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिसकंटिन्यूस होगा। तो डिसकंटिन्यूस के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, रो डीवी जो होगा वो सिग्मा क्यू आई के तुल्य होगा, क्योंकि समाकलन किस में चला जाएगा, अगर डिसकंटिन्यूस है तो सिग्मा में, और रो डीवी क्यू के तुल्य होगा तो सिग्मा क्यू आई अपॉन आर। आर कहाँ से दूरी है, इस चार्ज की जो क्यू चार्ज है उसकी पी पॉइंट से दूरी है, पी पॉइंट से ये दूरी है। अब देखिए, अब कई कंडीशन, अगली कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो सिस्टम आपने लिया है उस सिस्टम में टोटल चार्ज आपका 0 हो। टोटल चार्ज आपका क्या हो, 0, यानी -q + q -q + q, ये टोटल चार्ज 0। और डायपोल मोमेंटा देखेंगे, फिर आप क्या देखें, डायपोल मोमेंटा -q + q इन दोनों के कारण अगर आप देखें तो P1 एंड P2 का निर्माण हो रहा है। अगर इस और इस चार्ज के कारण देखें तो भी आपका P1 एंड P2 और कैंसिल नहीं हो रहे, इसका मतलब यहाँ पे टोटल क्या है, डायपोल मोमेंटा है, मौजूद है, यहाँ पे डायपोल मोमेंटा मौजूद है। तो प्रथम पद में तो P0 का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा क्यू का मान 0 है, अगर 0 है तो जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर 0 हो जाएगी तो फिर इम्पोर्टेंट जो पद होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। कौन सा पद होगा, सेकंड वाला होगा। ये पद तो है ही नहीं क्योंकि P0 का मान 0 है, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड वाला पद कैलकुलेट करना है। उच्च घातों के पदों को आपको फिर क्या मान लेना है, नेग्लिजिबल मान लेना है। तो केवल सेकंड वाला पद होगा वो महत्वपूर्ण होगा। इस स्थिति में जो आपके पोटेंशियल का मान होगा वो k ρ r cos θ dV अपॉन आर स्क्वेयर होगा इंटीग्रेशन में, और k अपॉन आर क्यूब तो आपका अचर रहेगा, ये तो बाहर। रो dV को क्या लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूस में सिग्मा क्यू आई, और आर कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जेड आई। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसको क्या लिखेंगे, जेड आई। तो ये सिग्मा क्यू आई जेड आई हो जाएगा अगर डिसकंटिन्यूस है। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या कहलाएगा, अधिक दूरियों के लिए, कि ये एक जो सिस्टम है ये डायपोल की भांति व्यवहार कर रहा है। ये सिस्टम किस भांति, और ये वाला सिस्टम था ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा था, मोनोपोल की भांति व्यवहार कर रहा था। इसके लिए ये वितरण के तुल्य होगा। द्विध्रुव आघूर्ण उसके लिए क्या आएगा, जो डायपोल मोमेंटा आएगा वो P1 का मान क्या आएगा, रो r cos θ dV आएगा। अगर रो r cos θ को जड लिख दें तो रो जड dV अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। एस तत्व वितरण के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से डिफाइन आपका हो जाएगा, या r i cos θ i भी लिख सकते हो, जड i भी लिख सकते हो, ठीक है। ith आपके पार्टिकल के लिए होगा, ith चार्ज पार्टिकल के लिए होगा। ये था मोनोपोल डाइपोल। अब देखिए तीसरा टर्म कब प्रभावी रहे। अब देखिए ये एक आपका सिस्टम है, वही सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर देखें -q + q + q - q, यानी 4 चार्ज रखे हुए हैं इस सिस्टम में। सिग्मा क्यू का मान 0 है, इस सिस्टम के लिए सिग्मा क्यू का मान 0 है। सिग्मा पी का मान देखिए, ये P1 है, ये P2 है। P1 और P2 अगर बराबर हैं और इक्वल हैं तो इनके डायरेक्शंस आपकी अपोजिट हैं। डायरेक्शन अपोजिट हैं तो टोटल जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हुआ, 0। अगर टोटल डायपोल मोमेंट 0 हुआ तो P0 का मान 0 हुआ, क्योंकि टोटल चार्ज जो नेट चार्ज है वो 0 है, टोटल डायपोल मोमेंट 0 है। इसका मतलब कौन सा पद प्रभावी रहेगा, यहाँ पे जो आपका जो सूत्र था उस सूत्र में कौन सा पद प्रभावी हो जाएगा, तीसरा पद प्रभावी हो जाएगा। कौन सा पद प्रभावी हो जाएगा, तीसरा पद प्रभावी हो जाएगा। अब तीसरा पद प्रभावी हो गया तो जो पोटेंशियल का मान है उच्च घातों को फिर वही काम करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। अब देखिए फाई का जो मान है k ρ r² अपॉन r क्यूब 3 cos θ -1/2 dV यहाँ है। अब देखिए यहाँ पे जो P2 की वैल्यू है वो इंटीग्रेशन ऑफ रो r² 3 cos θ -1 dV अपॉन 2 है आपके पास। अब अगर आवेश वितरण आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस है, यानी सतत नहीं है। आपका सतत नहीं है तो आप ith पार्टिकल के लिए इंटीग्रेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो,
सिग्मा में, और सिग्मा में कन्वर्ट किया तो क्यू आई आर आई स्क्वेयर 3 कोस स्क्वेयर थीटा आई माइनस 1/2 आ गया। यानी यहाँ क्यू आई किसके मुकाबले किसके कंपैरिजन में आया, रो डी वी के कंपैरिजन में आया। अब आर कोस थीटा वही जेड आई के बराबर होगा, और जेड आई के बराबर होगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, P2 को लिख सकते हैं सिग्मा आई क्यू आई 3 जेड आई स्क्वेयर माइनस आर आई स्क्वेयर बाई 2। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रपोल मोमेंटा कहा जाता है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको Q से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाता है। मैं समझाऊंगा आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, जैसे अभी बता रहा हूँ। क्वाड्रोपोल जो होता है वो क्या चीज़ होती है। अब देखिए ये आपके पास डायपोल मोमेंटा जो है वो आपने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिजिकल जो क्वांटिटी होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, या तो वेक्टर होंगी, या स्केलर होंगी, या टेंसर होंगी। अब टेंसर वाली राशियाँ कौन सी होंगी फिजिकल, वे फिजिकल क्वांटिटी जिनके जो वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड हो। अगर डायरेक्शन पे डिपेंड हो तो वो क्या कहलाते हैं, टेंसर कहलाते हैं। अब यहाँ पे Q का मान डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा तो क्वाड्रपोल इज ए टेंसर, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये जीरो है, किसी भी आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वाड्रपोल मोमेंटा क्या है आपका जीरो है, P2 की वैल्यू जीरो है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में आप बता सकते हैं कि वो स्फीयर होगा। कैसा होगा, स्फीयर होगा, यानी गोलिया होगा। अब कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम पे नज़र दौड़ाइए, यहाँ पे आर आई और 3 जेड आई है, यानी जेड आई की वैल्यू है वो कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, एक्स आई के और वाई आई के बराबर होगा। अगर आर आई स्क्वेयर की बात करें तो एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर होगा। और अगर ये वैल्यूज़ देखें एक्स वाई एंड जेड इक्वल हैं तो ये आर आई स्क्वेयर किसके बराबर है, 3 जेड आई स्क्वेयर के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कब संभव है, जब इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्फीयर टाइप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फीयर टाइप। तो क्वाड्रुपोल मोमेंटा जो है वो हमें ये बताता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का होगा। तो स्फीयर कब होगा, जब क्वाड्रुपोल मोमेंटा का मान क्या हो, जीरो हो। अगला देखिए, अगर ये वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो हो, पॉजिटिव वैल्यू, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो देखिए पॉजिटिव होगी। कब पॉजिटिव होगी, जब जेड कोऑर्डिनेट का मान एक्स एंड वाई, क्योंकि आर जो बना है एक्स वाई एंड जेड से मिला, तो जेड तो यहाँ पर भी आ रहा है। अगर इसको एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर देखें तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 2 जेड आई स्क्वेयर माइनस एक्स आई स्क्वेयर माइनस वाई आई स्क्वेयर। तो अगर जेड आई की वैल्यू एक्स आई और वाई आई से बड़ी होगी तभी ये मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किस टाइप का होगा, लंबाकार होगा, यानी प्रोलेट टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, प्रोलेट टाइप का ये होगा। अब अगर ये तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जेड आई का जो मान है वो किससे कम हो, एक्स आई एंड वाई आई से कम हो। ये किससे कम हो, एक्स आई और वाई आई की वैल्यू जेड आई से ज़्यादा हो, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किस प्रकार का होगा, ओबलेट टाइप का होगा, यानी चपटा होगा या अंडाकार होगा। ठीक है, ओबलेट टाइप का होगा, P2 लेस देन जीरो। अब क्वाड्रुपोल जो मोमेंटा है वो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बता रहा है। ये बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न आ जाता है कि फिजिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रुपोल मोमेंटा, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रुपोल मोमेंटा। तो क्वाड्रुपोल मोमेंटा गिवन एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है वो हमें कौन बताता है, क्वाड्रुपोल मोमेंटा हमें बताता है। अब देखिए इसकी और फिजिकल इंपॉर्टेंस देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में एकदम क्लियर होगी कि आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, यानी आप हैवी न्यूक्लियस की ओर बढ़ते हैं, यानी भारी नाभिकों की ओर बढ़ते हैं, तो जो नाभिक की शेप होती है वो मतलब चेंज होती जाती है। नाभिक की शेप क्या होगी, चेंज होगी। वो किस राशि से पता की जाएगी, तो वहाँ किस राशि से पता की जाएगी, क्वाड्रुपोल मोमेंटा से पता की जाएगी। अगर क्या है Q2 का मान 0 है तो हम वी कैन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर, तो इन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के लिए हम कह सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी एक स्फीयर टाइप का है, अर्थात अधिक स्थायी नाभिक है।
कैसा नाभिक है? अधिक स्थायी नाभिक है। ऐसा कब होगा? जब आपका मैजिक नंबर आएगा। ये आप बीएससी फाइनल ईयर में जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपके क्लियर होगा कि क्वाड्रुपोल मोमेंटा इज इक्वल टू 0 देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फीयर। वे नाभिक आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं अदर नाभिकों की अपेक्षा। तो मैजिक नंबर के रिस्पेक्ट में Q2 का मान क्या आता है? 0 आता है, जिसके लिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? इवन आपकी होती है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो आज आपने ये पढ़ा कि आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मोनोपोल, डायपोल और क्वाड्रुपोल आप कब काम में लेना है आपको, और किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल हल करना है। अगले वीडियोज़ में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, उसके कारण आपको डायपोल मोमेंटा या पोटेंशियल या इंटेंसिटी आपकी ये चीज़ किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, नेट वगैरह में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो वो चीज़ मैं आपके लिए अगले वीडियोज़ में लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर आपके कंपटीशन एग्जाम में, छोटे कंपटीशन एग्जाम में, आरपीएससी जैसे कंपटीशन एग्जाम में आपके डायरेक्टली प्रश्न ये पूछा जाएगा कि क्वाड्रुपोल मोमेंटा अगर 0 हो तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है? तो ओबलेट टाइप का होता है या प्रोलेट टाइप का होता है या स्पीयर टाइप का होता है या पैराबोलिक होता है? तो ये मतलब सॉरी पैराबोलिक तो नहीं कह सकते क्योंकि वो 2 डायमेंशन है। तो आपका स्पीयर टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? स्पीयर टाइप का होगा। तो और फिजिकल मीनिंग आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से आ सकता है कि आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल ज्ञात कीजिए एंड मोनोपोल, डायपोल एंड क्वाड्रुपोल की अवधारणा को समझाइए। ये भी प्रश्न आ सकता है छोटे प्रश्नों में कि क्वाड्रुपोल मोमेंटा का भौतिक महत्व या फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। और ध्यान रहे कि इस पे जो न्यूमेरिकल हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल मैं अगले वीडियोज़ में लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।